बंधुओं नमस्कार। मैं डॉक्टर श्रीधर तरुण पांडे आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ अपने यूट्यूब चैनल पांडे एस अरविंद पब्लिक में। और आज मैं जिस विषय पर चर्चा करूँगा उस विषय का टाइटल है अपमान। तो इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे करबद्ध अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को लाइक करें, फॉरवर्ड करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले समय में जो नवीन कंटेंट इस पर अपलोड होते हैं उनकी सूचना आपको मिल जाया करे। आपको अग्रिम धन्यवाद के साथ अब चर्चा को मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो आज का विषय जैसा मैंने कहा अपमान है। तो अपमान शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें कि अप जो है वो उपसर्ग है और मान का मतलब होता है सम्मान, ख्याति, प्रसिद्धि, इज्जत, और अप का मतलब होता है न्यून करना या घटा देना। तो इस दोनों को मिला दिया जाए तो अपमान का अर्थ हुआ वह स्थिति जिसमें किसी भी व्यक्ति के सम्मान, इज्जत, ख्याति, प्रतिष्ठा में कमी ला दी जाए तो इसे हम अपमान कहते हैं। और वह कार्य जो अपमान कारित करता है उसे हमें अपमान कारक कार्य कहते हैं। या ये कोई वक्तव्य है तो उसको कहते हैं अपमान कारक वक्तव्य है, चाहे वो लिखा हो चाहे वो मुंह से बोला हो। तो कहने का अर्थ हो गया ऐसा कोई बोला, कहा, छपा, इशारे में कहा गया या किसी रेखांकन द्वारा, चित्र द्वारा किसी भी व्यक्ति के ख्याति, प्रतिष्ठा, इज्जत और मान सम्मान में ठेस पहुंचाने वाला यदि हो तो उस सामग्री को हम अपमान कारक कहते हैं। जिस स्रोत से या जिस व्यक्ति ने उसे प्रस्तुत किया है वह अपमान कारक व्यक्ति होता है। जिस व्यक्ति को वह संबंधित है वह पीड़ित पक्षकार होता है और यह पूरा कार्य जो होता है उसे हम कहते हैं कि यह अपमान है। तो अब इस कार्य विशेष को हम विधि के संदर्भ में ले आते हैं। तो विधि के संदर्भ में ऐसा कार्य अपराध भी है और दीवानी दोष भी है। दोष का मतलब होता है एक ऐसा कार्य जो कि विधि की आँखों में या विधि के संदर्भों में अस्वीकार्य है, उसे हम दोष कहते हैं। तो जब वह सिविल नेचर का होता है तो हम उसको कहते हैं सिविल रॉन्ग या दीवानी दोष, और जब क्रिमिनल होता है तो उसका क्रिमिनल रॉन्ग कहते हैं या उसको क्राइम कहते हैं हम लोग। तो ऐसी स्थिति में अब हम बात करते हैं अपमान जो है जो सिविल रॉन्ग है उसको कैसे देखा जाता है। तो एक विचारक हुए हैं विनफील्ड, उनके हिसाब से अपमान को उन्होंने कहा कि और जो परिभाषित किया है उसके हिसाब से उस परिभाषा को यदि हम एनालाइज करें तो हम पाते हैं कि उसमें कितने तत्व निकल के आते हैं। तो अपमान कारक कार्य एक ऐसा व्यवहार है जो कि ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिसको हम लोग डिफेमर कहते हैं, यानी कि वह व्यक्ति जो अपमान करता है, अपमान करता। और दीवानीवाद में उसे हम डिफेंडेंट कहते हैं क्योंकि वह उसके अगेंस्ट मामला लाया जाता है तो प्रतिवादी हो जाता है। अब दूसरा होता है जिसको हम लोग कहते हैं अपमानित होने का दावा करने वाला व्यक्ति। यह मामले में सिविल मामले में पहला पक्षकार होता है। इसको हम लोग कहते हैं वादी या पीड़ित पक्षकार, क्योंकि उसके ख्याति के विरुद्ध ऐसा वक्तव्य हुआ करता है। तीसरा अपमान कारक वस्तु या सामग्री, तो उसको कहते हैं डिफेमेटरी कंटेंट। तो क्या हो सकता है? ये हो सकता है मुंह से कहे हुए शब्द हो सकते हैं, लिखे हुए शब्द हो सकते हैं, छपे हुए शब्द हो सकते हैं, कोई कलाकृति हो सकती है, कोई चित्र हो सकता है, कोई रेखांकन हो सकता है, कोई आपका मीम हो सकती है, कोई आजकल के संदर्भ में वेबसाइट का मैसेज हो सकता है, फेसबुक पर कोई मैसेज हो सकता है, कोई फोटोग्राफ्स हो सकता है, कोई आपकी आइडल हो सकती है, कोई मुराल हो सकता है, या फिर इसी तरह से और कोई चीज़, इशारे हो सकते हैं, जेस्चर्स हो सकते हैं, मीम्स हो सकती है, अनगणित हैं। लेकिन उसमें सब में उस विषय वस्तु के का गुण ऐसा होना चाहिए जिसमें कि वादी की प्रतिष्ठा, ख्याति, सम्मान को ठेस पहुंच रही हो। तो ये चीज़ें हो गई। तो तीन चीज़ें हो गई: अपमानित करने वाला व्यक्ति, अपमानित होने वाला व्यक्ति, अपमान कारक विषय वस्तु। अब हो गई चौथी बात हो गई कि क्या ऐसी विषय वस्तु यदि केवल सीधे सीधे अपमानित करने वाले व्यक्ति द्वारा अपमानित हुए व्यक्ति तक कह दी जाए, कान में जा कर के कह दी जाए, उसके ठीक कमरे में अकेले में ले जाकर दिखा दी जाए, तो क्या वो अपमान कारक माना जाएगा? नहीं।
तो इसमें तीनों ने कहा कि अपमान कारक विषय वस्तु का सार्वजनिक रूप से प्रकाशित होना, यानी कि प्रकाशित होना आवश्यक है। अब व्हाट इज़ पब्लिकेशन? पब्लिकेशन का मतलब होता है, प्रकाशन का मतलब होता है व्हेन द डिफेमेटरी मैटर इज मेड नोन टू द पर्सन अदर देन द पर्सन डिफेम्ड। तो अपमानित करने वाली विषय वस्तु जब अपमानित होने वाले व्यक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के जानकारी में आए, यानी कि अपमानित करने वाला व्यक्ति एक व्यक्ति, अपमानित होने वाला व्यक्ति दो व्यक्ति, अपमानित करने वाली विषय सामग्री तीसरी वस्तु, और तीसरा व्यक्ति जो इन दोनों व्यक्तियों के अतिरिक्त है उनकी जानकारी में आएगी, तब जा कर के वो प्रकाशन होगा। अब आप कहेंगे प्रकाशन की बात पर इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया जा रहा है? तो प्रकाशन की बात पर इम्पोर्टेंस इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि किसी भी व्यक्ति की ख्याति, प्रतिष्ठा, सम्मान, मान इत्यादि जो होता है वो समाज के आकलन में होता है, और कोई व्यक्ति समाज का अंग होता है। तो यदि उसकी जानकारी में इस तरह की विषय वस्तु लाई जाती है तो वह व्यक्ति उस विषय वस्तु को, जिस व्यक्ति को वह संबोधित होती है, के साथ जोड़ करके उसके सम्मान का आकलन करता है कि अरे मैं तो इस व्यक्ति को ऐसा जान रहा था, अच्छा ये व्यक्ति ऐसा है। तो उसके मन में उसके लिए एक अवधारणा जाती है, बनती है, जो कि उसकी पूर्व अवधारणा में क्षरण करती है, कमी करती है, या उसको प्रतिकूलता प्रदान करती है। तो इसी को तो हम अपमान कहते हैं। तो इसलिए प्रकाशन का होना बहुत आवश्यक है। अब प्रकाशन का मतलब होता है द डिफेमेटरी मैटर शुड बी मेड नोन टू द पर्सन अदर दैन द पर्सन डिफेम। तो हो गया आपका अपमान के मामले में तीन व्यक्ति हो गए, एक अपमान करने वाला, दूसरा अपमानित होने वाला, तीसरा जिसे अपमान कारक वस्तु बताई, सुनाई, दिखाई गई है, और अपने आप में अपमान कारक वस्तु तो होगी ही होगी। अब बात आती है कि ये जो सम्मान है, ये सम्मान है क्या, ये प्रतिष्ठा है क्या, ये मान है क्या? तो ये समाज का एक आप अंग है, और मनुष्य सामाजिक प्राणी है। किसी भी व्यक्ति के परिस्थिति, व्यवहार, उसके व्यक्तित्व इत्यादि को कोई व्यक्ति दूर से देखता है या समाज का अंग होने के नाते उसके साथ उठता बैठता व्यवहार करता है, तो उसके प्रति उसके मन में कोई अवधारणा छवि बनती है, और यदि वह अवधारणा और छवि किसी प्रतिकूल खबर या जानकारी के प्रभाव स्वरूप खंडित होती है, तो उसे ही हम कहते हैं कि उस व्यक्ति के सम्मान में ठेस पहुंचा दी गई। तो यह बात नहीं होनी चाहिए जब तक कि उसके लिए कोई स्पष्ट विधिता, स्पष्टीकरण ना हो, और स्पष्टीकरण के अभाव में यदि किया जाएगा तो ऐसा व्यक्ति दोषी ठहराया जाएगा और वह जवाबदेह हो जाएगा, यानी उसे क्षतिपूर्ति प्रदान करनी पड़ेगी, और न्यायालय उससे कहेगा कि भविष्य में आप इस प्रकार का कोई भी कार्य नहीं करेंगे। तो ये हो गई बात। अब बात आती है कि अपमान कारक विषय वस्तु कितने प्रकार की होती है, किस तरह से हो सकती है। तो अपमान कारक विषय वस्तु को उन्होंने कहा कि एक स्थायी प्रवृत्ति की होती है और एक अस्थायी प्रवृत्ति की होती है। तो दूसरे को कहते हैं, जो स्थायी प्रवृत्ति की होती है उसको कहते हैं लिबल, क्योंकि वह आँखों को संबोधित होती है, माने कि हम उसे आँखों से देखते हैं और जब चाहते हैं तब देख लेते हैं, क्योंकि उनकी प्रकृति स्थायी होती है। जैसे होता है लिखा हुआ, छपा हुआ, कोई मूर्ति हुई, कोई पेंटिंग हुई, कोई स्केच हुआ, तो इसको हम लोग कहते हैं स्थायी। इट इज़ कॉल्ड लिबल ब्रिटिश लॉ में। अच्छा, एंड द वर्ड्स स्पोकन टू द ईयर, माने बोले हुए शब्द जो जब तक बोले जाते हैं, गुंजित रहते हैं, हमारे कान में पड़ते हैं, तभी तक हैं, तो उनको वो अस्थायी कहते हैं, वो स्लैंडर कहते हैं। तो अंग्रेजी में के लॉ में कहा जाता है कि स्लैंडर इज एड्रेस टू द ईयर एंड लिबल इज एड्रेस टू द आई। लेकिन भारत में अपमान विधि के अंतर्गत स्लैंडर और लिबल को दोनों को एक ही पायदान पर रखा गया है। वहाँ पर लिबल इज एक्शनेबल पर सी, स्लैंडर इज नॉट एक्शनेबल पर सी। लेकिन इंडिया में स्लैंडर एज वेल एज लिबल बोथ आर एक्शनेबल पर सी। कहने का मतलब है चाहे वो बोले गए शब्द हों, चाहे वो लिखे गए, स्थापित किए गए या छिपे हुए शब्द हों, दोनों ही के विरुद्ध एक्शन लाया जा सकता है। वाद पोषणीयता उनके विरुद्ध होती है, तो उसको हम लोग एक्शनेबल पर सी कहते हैं। अब यहाँ पर एक अवधारणा के लिए आपको बताता हूँ, जो आवश्यक तो नहीं है लेकिन बता देता हूँ। आप कहेंगे कि मान लीजिए कोई चलचित्र है, कोई सॉन्ग है, कोई मैसेज है जिसमें कि फ़ोटो भी है और वॉइस भी है, तो आप उसको क्या मानेंगे? आप उसको लिबल मानेंगे कि स्लैंडर मानेंगे? तो इसमें ये कहा गया था कि जो वॉइस पार्ट होता है वो स्लैंडर होता है, और जो फोटोग्राफिक पार्ट होता है वो लिबल होता है। लेकिन दोनों ही इन कॉम्बिनेशन ऐसे हैं कि एज एंड व्हेन यू नीड यू कैन प्ले देम एंड यू कैन सी देम। तो इन कॉम्बिनेशन उनका इफेक्ट परमानेंट है, तो उनको हम लोग परमानेंट फॉर्म में मानते हैं। लेकिन यदि उनको सेग्रीगेट करेंगे, आप अलग करेंगे, तो वॉइस पार्ट इज स्लैंडर
and the picture part is label, but in combination both of them are permanent nature। तो ये बात हो गई। अब आती है जबकि इशारे, स्केच, पेंटिंग, मीम, पुतले, मूर्ति इत्यादि ये सब यदि अपमान कारक है तो अपमान कारक सामग्री के रूप में जाने जाएंगे। अब वर्तमान में जब से डिजिटल युग आ गया है और आपके ये मोबाइल आ गए हैं, तो इन मोबाइलों से भेजे जाने वाले चित्र, फ़ोटो, व्हाट्सएप मैसेजेस और ये क्या कहते हैं फेसबुक के जो एक्सचेंजेस हैं, ये सब जो है हमारे जो डिफेमेटरी कंटेंट के रूप में माने जाते हैं। आज के नई जो तकनीक है, जो डिजिटल वर्ल्ड में ये इनको प्रिंटिंग फॉर्म के ही तरह से मानते हैं। भले ये आईटी एक्ट से गवर्न होते हैं, लेकिन इनको हम डिफेमेटरी मान सकते हैं और ये परमानेंट फॉर्म है। अब प्रकाशन के लिए मैंने आपसे कह ही दिया था, बता ही दिया था प्रकाशन का मतलब क्या होता है। प्रकाशन का मतलब होता है वह व्यक्ति जिसे यह संबोधित है उसके अलावा किसी तृतीय व्यक्ति की जानकारी में इसको आना चाहिए। तो ये बात हो गई। अब यहाँ पर एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ केवल आपकी बारीक जानकारी के लिए। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आपने एक पत्र अपने पत्रवाहक को दिया या डाक में डाला या कुरियर को दिया, और उसमें आपने जिसको भेजा है पत्र उसमें उसके लिए डिफेमेटरी कंटेंट है, और जो कुरियर बॉय है उसने वो लेटर जो एनवेलप है वो खोल के पढ़ लिया, और पढ़ने के बाद वो लेटर फिर बंद किया, बंद करके जिसको वो एड्रेस है वहाँ दे दिया। तो ऐसी स्थिति में क्या पब्लिकेशन हुआ? क्योंकि देखें तो जो रिक्वायरमेंट में बता रहा था वो तो 3 तो हो गई, डिफेमर, डिफेम्ड एंड द थर्ड पर्सन जिसने खोल के पढ़ा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि यदि तीसरे व्यक्ति की जानकारी में वह सामग्री आ रही है और वह विधिपूर्ण रीत से आ रही है, तभी वह प्रकाशन माना जाएगा। अथवा विधि विरुद्ध रीत से अनाधिकार रूप से आ रही है तो वह नहीं मानी जाएगी कि वह पब्लिकेशन हुआ। अब यहाँ पर कभी कभी होता है, बहुत सी चीज़ें होती है पब्लिकेशन में, इसमें प्रिविलेज होती है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आप अपने स्टेनोटाइपिस्ट को लेटर डिक्टेट करा रहे हैं, उसमें कोई डिफेमेटरी मैटर है, तो यहाँ ये थर्ड पर्सन नहीं माना जाएगा, बिकॉज द स्टेनोटाइपिस्ट इज़ योर एजेंट। और जब एजेंट है तो प्रिंसिपल एजेंट के बीच में एक सीक्रेसी मेंटेन होती है। ये माना जाता है कि प्रिंसिपल वो उसको कहते हैं कि द एक्ट डन बाय द प्रिंसिपल इज टेकन टू हैव बीन डन बाय द एजेंट। क्वाई फेसिट पर एलियम फेसिट पर सी कहते हैं उसको, ओनली एक मैक्सिमम यूज होता है, क्वाई फेसिट पर एलियम फेसिट पर सी। तो ऐसी स्थिति में उनकी यूनिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी होती है। तो यदि कोई आप स्टेनो को कोई लेटर डिक्टेट कर रहे हैं उसमें कोई डिफेमेटरी मैटर है तो वो पब्लिकेशन नहीं माना जाता। तो यदि वो बता देता तो अनऑथराइज्ड रिवीलेशन है और वो पब्लिकेशन की श्रेणी में नहीं आएगा। तो आपकी जानकारी के लिए ये विधिक बारीकियां हैं, सामान्य नहीं, लेकिन आपके दिमाग में कौतूहल होता है ये परिस्थिति ऐसी हुई तो क्या होगा। तो उसके लिए यही है, देखना ये होगा कि क्या कहीं यूनिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी तो नहीं है, एजेंसी तो नहीं है, वाइकेरियस प्रिंसिपल इन्वॉल्व तो नहीं है, और फिर जो पर्सन उस डिफेमेटरी कंटेंट को देख जान रहा है क्या वो ऑथराइज था या अनऑथराइज था। अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए एग्जाम्पल हम लोग पढ़ते थे उसमें बताया जाता था, सपोज समवन हैज़ रिटन सम डिफेमेटरी मैटर ऑन पोस्ट कार्ड। पहले पोस्ट कार्ड आते थे जो कि खुले होते थे, और ऐसी स्थिति में क्या पब्लिकेशन माना जाएगा? तो कोर्ट्स ने कहा हाँ ये पब्लिकेशन माना जाएगा, क्योंकि देयर इज ए चांस ऑफ बीइंग रेड बाय एनी पर्सन हु सो एवर डील्स विद द पोस्ट कार्ड बिकॉज इट इज़ ओपन। तो ओपन पोस्ट कार्ड में लिखे हुए डिफेमेटरी मैटर में पब्लिकेशन प्रिजम्पशन हो जाता है, और लेकिन एनवलप में रखे हुए कंटेंट को लेटर का खोल के पढ़ना वहाँ पर प्रिजम्पशन पब्लिकेशन का नहीं है, वो अनऑथराइज्ड कमिंग अक्रॉस द डिफेमेटरी कंटेंट है, देयरफॉर देयर विल बी नो प्रिजम्पशन ऑफ पब्लिकेशन ऑफ डिफेमेटरी स्टेटमेंट। तो ये एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल्स हैं, कोर्ट ने इनको बार बार माना है। तो ये आपको थोड़ा सा एक हिंट दे दी मैंने। वैसे तो ये बारीकियाँ हैं जो कि इतने डिटेल में नहीं जाना चाहिए, लेकिन कौतूहल होता है तो उस कौतूहल को शांत करने के लिए मैंने आपको ये बता दिया। अब हो गई कि अपमान कारक सामग्री कब अपमान कारक मानी जाएगी। तो अपमान कारक सामग्री तब अपमान कारक मानी जाएगी जब वह समाज के उस सदस्य के जानकारी में आए जिसे कि हम कहते हैं सामान्य बुद्धिमान व्यक्ति। Whenever the defamatory content comes to the knowledge of a person who is taken to be a man of common prudence, जो सामान्य बुद्धिमान व्यक्ति है और समाज का अंग है, उसकी जानकारी में इस प्रकार का अपमान कारक तत्व या सामग्री आवे
तभी माना जाएगा कि प्रकाशन हुआ है। मान लीजिए किसी पागल ने पढ़ लिया, जो मंद बुद्धि है उसने पढ़ लिया, जिसे पता ही नहीं है उसने पढ़ लिया, या आपने इस भाषा में आपने लिखा अंग्रेजी में और हिंदी पढ़ने वाला व्यक्ति है उसके पास वो लेटर गया, पब्लिकेशन नहीं हुआ। आपने फ्रेंच में लिखा है, हिंदी पढ़ने वाले के पास लेटर गया, पब्लिकेशन नहीं हुआ। उर्दू में लिखने वाला है और आपने लेटर लिखा है, हिंदी वाले के पास गया, नहीं गया। लेकिन अब बारीकी फिर इसमें आ जाती है, यदि आपको पता है कि जिसे मैं चिट्ठी जिस भाषा में भेज रहा हूँ वह या तो निरक्षर है या उस भाषा का ज्ञाता नहीं है, परंतु हर संभावित परिस्थिति में उस पत्र में क्या लिखा है यह जानने की उत्कंठा लिए हुए वह ऐसे व्यक्ति के पास जाएगा जिससे कि वो पढ़वाना चाहेगा, तो न्यायालय यहाँ पर प्रिज्यूम्ड पब्लिकेशन जान लेता है, समझ लेता है, क्योंकि आपने ऐसी भाषा में लिखा ही, उसे बाध्य कर दिया कि तीसरे व्यक्ति के समक्ष जा करके उस लिखी हुई जो अपमानकारक जो सामग्री है उसके कंटेंट को जानने के लिए वो प्रयास करे, तो वो करेगा ही प्रयास, और करेगा तो फिर वो जानकारी प्रकट होगी ही। तो प्रकट होगी तो इसका तो पूर्वानुमान लगा ही लिया जाएगा कि ये प्रकाशित तो हो गई। तो ऐसी स्थितियों में जहाँ पर कि दूसरी भाषा में लिखा हो लेकिन उसे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पढ़े जाने की संभावना हो, प्रकाशन का पूर्वानुमान लगा लिया जाएगा। लेकिन आपने ऐसा गोचा पोची लिखा है जिसको कि आप खुद ही लिखते हैं, खुद ही पढ़ते हैं, और भले आप कहें कि मैंने इसमें उनके 3 पीढ़ियों का श्राद्ध किया है और उस पर बहुत अपमानकारक चीज़ें लिखी हैं, तो लिखने के बाद ना आप ही पढ़ समझ पा रहे हैं ना कोई दूसरा दुनिया में पढ़ समझ पा रहा है, तो भले वो लिखा गया हो लेकिन वह अपमानकारक नहीं माना जाए। तो कहने का अर्थ हो गया कि वह समाज के सामान्य प्रज्ञामान व्यक्तियों द्वारा समझ में आना चाहिए और उन्हें ये लगना चाहिए कि ये जिस व्यक्ति को संबोधित है उसे मैं जानता हूँ और उसके सम्मान में यह क्षति पहुंचाने वाला है। जब इतनी सब चीज़ें हो जाएंगी तभी वह वक्तव्य जो कि लिखित है, छपा है, कोई रेखा चित्र के माध्यम से इत्यादि इत्यादि जैसे मैंने कहा, तो वह अपमानकारक माना जाएगा। और इसके साथ साथ उसे वादी को भी संबोधित होना चाहिए। मान लीजिए आप कहें, आपने एक ऐसा खुला पत्र लिखा जिसमें लिखा ये भगवान, ए ईश्वर, ए अल्लाह, ए जीसस, हम तुम्हारा नहीं मानते, तुम बहुत ख़राब हो, तुम दीन दुखियों के नहीं सुनते। तो ऐसी स्थिति में यदि वो ऐसे लिख दिया गया और किसी को ऐसे एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट को संबोधित है जिसको कि आप न आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ना अप्रोच कर सकते हैं, ना वो रिएक्ट कर सकता है, तो ऐसी स्थिति में डिफेमेशन नहीं होगा। द पर्सन टू हुम इट इज़ एड्रेस शुड बी आइडेंटिफिएबल एंड शुड बी अ पर्सन। पर्सन में जब मैं कह रहा हूँ तो वो लीगल पर्सन भी हो सकता है और नॉर्मल नेचुरल पर्सन भी हो सकता है। तो जो कानून जानते हैं उसमें जैसे कंपनी है, कॉरपोरेट बॉडीज़ हैं, तो ये सब लीगल पर्सन हो जाती हैं। और उसके बाद जो इंडिविजुअल्स हैं, जो हम लोगों की तरह नैसर्गिक व्यक्ति हैं, वो हम लोग नेचुरल पर्सन हो जाते हैं। तो जो वर्ड पर्सन व्यक्ति हम लोग यूज करते हैं तो ये लीगल पर्सन हो सकते हैं या फिर सामान्य नेचुरल पर्सन हो सकते हैं। उनको संबोधित होगी तो ऐसी स्थिति में वो अपमानकारक हो जाएगी। अब ये बातें यहाँ तक आ गई, माने अपमानकारक सामग्री हो गई, अपमानकर्ता हो गया, अपमानित होने वाला व्यक्ति हो गया और प्रकाशन हो गया। अब इसके बाद होने के पश्चात यदि जिस व्यक्ति ने ऐसा अपमानकारक वक्तव्य को प्रकाशित किया है उसके संज्ञान में प्रभावित पीड़ित व्यक्ति ने ये बात लाई कि भाई आपने ऐसा ऐसा कर दिया, ये मेरे सम्मान में ठेस के तुल्य है, तो ऐसी स्थिति में वह क्या बचाव लेगा, यानी कि जो दोषी जिसको हम कह रहे हैं वो क्या बचाव लेगा। तो सबसे पहले बचाव लेगा कि जस्टिफिकेशन ऑफ ट्रुथ, वो कहेगा जो मैंने कहा है वो सत्य है, और यदि वो मटेरियल प्रूफ के साथ अपने इस कथन को सब्सटेंशिएट माने पोषित कर सकता है तो उसके द्वारा कहे गए वक्तव्य को आप अपमानकारक नहीं मान सकते। जैसे कोई व्यक्ति कहे अपने पिताजी से कि आप मेरे माँ के पति हैं, तो तथ्यतः ये सत्य बात है, लेकिन अप्रिय भले है लेकिन ये तथ्य है। यदि ये कहा जाए कि ग्रहण में सूर्य छिप जाता है, ग्रहण में चांद छिप जाता है, तो कल को कोई कहे हिंदू धर्मावलंबी साहब चांद और सूर्य तो वो है क्या कहते हैं ईश्वर के प्रतीक है, वो छिप जाता है, कैसे करें भाई, तथ्य है, चंद्र ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है, ये तो तथ्य है ना। तो इसको आप सब्सटेंशिएट कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम इसको अपमानकारक नहीं मानेंगे और ये अपमानकारक होता भी नहीं है। दूसरा क्या होता है, निष्पक्ष टिप्पणी। मान लीजिए कोई घटना कहीं घटी, कोई न्याय निर्णय हुआ, किसी प्रशासनिक निर्णय को आपने देखा समझा, किसी आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक विषय पर आपने कोई अपनी एक
वैज्ञानिक या एक तरह कहेंगे कि तथ्यपरक टिप्पणी की, तो ऐसी चीज़ों पर की गई टिप्पणियाँ जो निष्पक्ष टिप्पणियाँ होती हैं वह अपमानकारक नहीं मानी जाती। तो घटना पर, न्याय निर्णय पर, किसी प्रशासनिक निर्णय पर, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और भौतिक विषयों पर यदि कोई कमेंट किया गया है और वह कमेंट ही हो इंडिपेंडेंट, निष्पक्ष, तो ऐसी स्थिति में वह भी प्रोटेक्टेड है। अब बात आ गई, कभी कभी हम लोग ऐसी बातें कहते हैं तो जनहितकारी होती हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने कहा भाई किसी भी व्यक्ति को उन ग्वालों से दूध नहीं लेना चाहिए जो दुधारू पशुओं को ऑक्सीटोसिन लगा करके दूध देते हैं। अब जितने पशुपालक हैं वो कहने हैं साहब ये हमारे विरोध होगा। अरे भाई, इसमें आपका किसी का नाम नहीं लिया गया। ये एक वस्तुस्थिति से आगाह किया गया है जन सामान्य को कि भैया ऑक्सीटोसिन लगे हुए जानवरों को से निकले हुए दूध को आप मत लीजिए, क्योंकि वो अपने स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूलता रखते हैं। तो ये जब जनसाधारण या जनहित की रक्षा के लिए कोई बिना किसी दुराशय के कोई वक्तव्य जारी किया जाता है तो वह भी अपमानकारक नहीं माना जाता। तो ये सब उपरोक्त जो बचाव हैं, ये इसको हम लोग कहते हैं विधि सम्मत बचाव। और इसके अतिरिक्त भारतीय न्याय संहिता में जो धारा 56 है, इसमें भी कई स्पष्टीकरण प्रदान किए गए हैं, जिन स्पष्टीकरणों के माध्यम से बहुत सी ऐसी चीज़ें निकल के आती हैं जिसको कि हम कहते हैं कि अपराध जो पहले 499 500 आईपीसी में था, अब 356 और 357 बीएनएस में आ गया है ये अपराध के रूप में अपमान। तो वहाँ पर भी ये स्पष्टीकरण के माध्यम से बताया गया है कि किन परिस्थितियों में कोई वक्तव्य अपमानकारक नहीं होगा। अब आज के परिवर्तित परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए बीएनएस ने में डिजिटल तकनीक के माध्यम से होने वाले अपमानकारक वक्तव्यों को भी उसमें समाहित कर लिया है। और चाहे वो बोले गए हों, लिखे गए हों, दृश्य शब्द के माध्यम से हों, इशारे से हों, इत्यादि, मीम्स से हों, कार्टून से हों, मैसेजेस से हों, एट्सेट्रा, उन सबको अपने सीमा में ले लिया है। अच्छा, अब सत्य व सार्वजनिक हितकारक होना, लोक सेवकों के कार्य की आलोचना, न्यायालयीन रिपोर्टिंग, जनहित रक्षात्मक विषयों पर टिप्पणी और न्यायाधीशों द्वारा लिए गए निर्णयों में कथित टिप्पणियाँ भी न्यायिक सुरक्षा के अंतर्गत आती हैं। मान लीजिए किसी जजमेंट में किसी जज ने किसी व्यक्ति के बारे में कहा कि आपके पिछले कार्यों को देखते हुए अवगत होता है कि आप आदतन अपराधी हैं, तो कोई यह व्यक्ति नहीं कह सकता साहब इस अपराध को मैं आप मुझे दोषी ठहरा रहे हैं, फिर मुझे आप आदतन अपराधी करके मेरा अपमान करें। नहीं, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में कोई इन्फ्रेंस ड्रॉ होता है तो वो डिफेमेटरी नहीं माना जाता। तो ये हो गया। अब एक पक्ष और आता है कि क्या किसी मृत व्यक्ति का अपमान हो सकता है। तो दीवानी मामलों में किसी भी व्यक्ति जो मृत है उसको संबोधित किसी वक्तव्य को हम अपमानकारक नहीं मानते, लेकिन आपराधिक मामलों में इसे हम अपमानकारक मानते हैं। और ये 499 500 आईपीसी में भी था और यहाँ पर भी 356 में भी, ये बीएनएस में भी है। और यहाँ कहा गया है कि जब कोई ऐसा वक्तव्य, जो स्पष्टीकरण 1 है, जब कोई ऐसा वक्तव्य जो किसी मृत व्यक्ति पर कोई लांछन लगाए तो वह मानहानिकारक माना जाएगा, बशर्ते वह लांछन उस व्यक्ति की यदि वह जीवित होता तो समाज में अवमानना या अपमान करता, या आज की तारीख में उसके परिवार अथवा परिवार के निकट संबंधियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आशय से कहा गया हो। तो जी हाँ, मृत व्यक्ति का अपमान किया जा सकता है। उसमें राइडर बता दिए गए, उसमें सीमा बता दी गई है और उस सीमा का परखने के बाद अपराध के रूप में से स्वीकार किया जा सकता है। तो अब ये बात आती है जब हम अपमान के लिए देखेंगे और किसी मामले का गुण दोष का आकलन करेंगे तो इस बात पर हमें ध्यान देना होगा कि प्रकाशित की गई जो सामग्री है वह स्थायी प्रकृति की है या अस्थायी प्रकृति की है, उसका प्रकाशन हुआ है। तो ऐसी स्थिति में प्रकाशित हो जाने के पश्चात पीड़ित पक्षकार जो है वह क्या करे, वह वाद लाएगा या आपराधिक जो प्रोसीडिंग है वो शुरू करेगा। जब वाद लाएगा, आपराधिक प्रोसीडिंग शुरू करेगा, तो प्रतिवादी के रूप में उसके पास क्या बचाव है। तो जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले वह करेगा सत्य और बचाव का आसरा। ये जो नहीं मिलता है, उसे उपलब्ध नहीं होता है, तो फिर अंतिम विकल्प के रूप में वह करता है क्षमा याचना।
और क्षमायाचना करता है, और वह बिना शर्त क्षमायाचना करता है। तो जब उसने जब क्षमायाचना की और क्षमायाचना करने के पश्चात उसने अपने किए गए कार्य के लिए खेद प्रकट किया, तो उसे खेद प्रकट करने के पश्चात कैसे मुक्ति दी जाएगी? तो न्यायालय लोग कहते हैं, न्यायालय का कहना है कई मामलों में कि जिस रीति नीति से आपने अपमानकारक सामग्री का प्रकाशन किया था, उसी रीति नीति से आपको खेद प्रकटीकरण को भी प्रकाशित करना होगा। माने कि आपने प्रथम पृष्ठ पर अपनी पत्रिका में या दैनिक पत्र में अपमानकारक लेख को पब्लिश किया, तो प्रथम पृष्ठ पर ही आपको खेद प्रकटीकरण भी करना होगा, ताकि पढ़ने वालों के दिमाग में जो छवि खराब हुई थी उस छवि में सुधार आ जाए। एक बात। दूसरी बात यह है, मात्र क्षमा याचना और खेद प्रकटीकरण कर देने से ही आपको अपने दोष के लिए दुख मुक्ति मिल जाए, ऐसा संभव नहीं है। तो क्या संभव है आपके लिए? क्या होगा? आपको होगा जिस व्यक्ति को आपने संबोधित किया है उस व्यक्ति को ऐसे क्षमा याचना को स्वीकारना पड़ेगा। ये दोष स्वीकार करता है और आपको एग्जोनरेट कर देता है, आपको माफ़ कर देता है। ठीक है, चलिए आपने जो कहा हम आपके लिए इसके लिए माफ़ी करते हैं और ये क्षमा याचना में खेद प्रकटीकरण में स्वीकार कर लेता हूँ, तभी आपको मुक्ति मिलेगी। अन्यथा क्या होगा? अन्यथा आपको सिविल मामलों में क्या करना पड़ेगा? आपको सिविल मामलों में देना पड़ेगा क्षतिपूर्ति, जिसको हम लोग कहते हैं डैमेजेस। और उसके बाद आपराधिक मामलों में क्या करना पड़ेगा? आपराधिक मामलों में आपको देना पड़ेगा जुर्माना और आपको होगी 2 साल तक की सज़ा। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि यदि क्षतिपूर्ति की मांग दीवानी मामलों में की गई और आपने वहाँ पर एक धनराशि फिक्स कर दी कि साहब इस वक्तव्य के जारी होने से मेरी 2 करोड़ रुपए की मानहानि हुई, उसके लिए हमें इतना क्षतिपूर्ति दिलाया जाए, तो न्यायालय आपको 2 करोड़ दिला ही देगा, यह आवश्यक नहीं। वह 1 रुपये से लेकर 2 करोड़ तक, यानी 2 करोड़ से अधिक नहीं, आपको क्षतिपूर्ति दिलाने की बात करेगा यदि लगाए गए आरोप सिद्ध हो जाते हैं। और वो निर्णय कैसे करेगा? आपके आर्थिक सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए और सभी चीज़ों का आकलन करते हुए आपको एक धनराशि देने के लिए आदेश जारी करेगा, जो कि आपके द्वारा मांगी गई धनराशि से अधिक नहीं होगी, उसी सीमा में होगी। नंबर 1। नंबर 2, आप ये कह सकते हैं कि साहब इन्होंने आज तो डिफेमेटरी मैटर पब्लिश कर दिया, इनके ऊपर व्यादेश जारी कर दीजिए, इंजंक्शन इशू कर दीजिए परपेचुअल, स्थायी, कि भविष्य में आप इस प्रकार के किसी भी अपमानकारक विलेख को पब्लिश नहीं करेंगे, तो इंजंक्शन भी इशू हो जाता है परमानेंट नेचर का। फिर तीसरी बात क्या आती है? यदि आपने क्रिमिनल एक्ट किया है, आप आपराधिक मामला शुरू किया है, तो आपराधिक मामले में दंड होगा 2 साल तक का और जुर्माना होगा जो न्यायालय चाहे। लेकिन आपको जो जुर्माना की राशि मिल रही है और उधर जो क्षतिपूर्ति मिल, मान लो आपने 2 करोड़ मांगा, आपको 1 करोड़ 80 लाख रुपए दे दिया गया, और यहाँ जुर्माने में इनके अगेंस्ट मान लीजिए 30 लाख रुपए, 30 ऐसा लगा दिया गया जिसके कि दौड़ने पर 2 करोड़ से ऊपर हो जाता, तो ऐसा नहीं हो सकता। दोनों को मिला करके आपके द्वारा मांगी गई राशि के भीतर ही वो टोटल आना चाहिए, ये बात का एक राइडर लगाया हुआ है। तो अब ये बात हो गई कि जब कभी कोई आपराधिक मामला या दीवानी मामला या दोनों साथ साथ, अब आप प्रश्न उठा सकते हैं क्या दोनों साथ साथ चल सकते हैं? जी हाँ, दोनों साथ साथ चल सकते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और कई बार कहा है कि दीवानी मामले आपराधिक मामलों के लिए निषेधात्मक नहीं होते। चाहे आप आपराधिक शुरू करें बाद में दीवानी शुरू करें, और चाहे दीवानी शुरू करें आपराधिक बाद में शुरू करें। तकनीकी दृष्टि से देखा जाता है कि यदि आप दीवानी मामले शुरू करते हैं तो वहाँ जितनी आपने धनराशि क्षतिपूर्ति के लिए मांगी है उसके हिसाब से आपको कोर्ट फीस जमा करनी पड़ती है। तो सामान्यतः लोग बचने के लिए उससे आपराधिक मामले ही शुरू करते हैं, क्योंकि उसमें कोर्ट फीस नहीं लगती है। सीधे सीधे न्यायालय में आप जाइए और ये मामला दर्ज कर दीजिए, तो ये स्थिति होती है। लेकिन दोनों मामले साथ साथ चल सकते हैं, इस तरह का कोई बार नहीं है कि आपने सिविल शुरू कर दिया तो क्रिमिनल नहीं कर सकते, क्रिमिनल शुरू कर दिया तो सिविल नहीं करते, दोनों कंजिक्यूटिवली चल सकते हैं। ये इस प्रकार की स्थापित धारणा है और सिद्धांत इस प्रकार का, न्यायालय इसकी अनुमति देते हैं। अब इन सब चर्चाओं के उपरांत यह बात निकल के आती है कि जिन बिंदुओं पर हमने चर्चा की उसको हम लोग फिर एक बार समराइज कर देते हैं कि पहली बात, अपमान है क्या, अपमानकारक वक्तव्य क्या है या सामग्री क्या है, अपमानकर्ता कौन है, अपमान के मामलों में पीड़ित पक्षकार कौन है, पीड़ित पक्षकार को किन किन बातों को सिद्ध करना होगा, प्रकाशन किसे कहते हैं,
कब किन परिस्थितियों में प्रकाशन माना जाएगा और प्रकाशन नहीं माना जाएगा, वे कौन परिस्थितियां हैं जबकि वक्तव्य के अपमानकारक होते हुए भी अपमान के लिए अपमानकर्ता दोषी नहीं होता, जिसको हम लोग कहते हैं अपवादग्रस्त परिस्थितियां या विधि सम्मत अपवाद, जिनके अंतर्गत आरोपी को हम दोषी नहीं ठहराते। फिर उसके बाद सिविल मामलों में अनुतोष क्या प्रदान किया जाता है, वो क्षतिपूर्ति होती है और व्यादेश होता है और